कार्य कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अगर आप किसी भी वस्तु पर कार्य करेंगे तो उस पर दो चीजें होती हैं, या तो उस पर बल लगने चाहिए, पहली बात, अगर वो बल लग रहा है और बल के साथ साथ उसमें विस्थापन भी होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वो कार्य है। बात को समझिए जरा, अगर हम इस वस्तु को धक्का दे रहे हैं और इस वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं, मतलब इस दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, तो हम तो बल लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु विस्थापित हो रही है, वस्तु हिल डुल रही है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है, अवस्था नहीं चेंज कर रही है। इसका मतलब इस पर कार्य हो रहा है, इस पर कार्य नहीं हो रहा है। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है और उस पर एक नियत बल F लग रहा है, जैसे इसी वस्तु पर हम एक नियत बल F लगा रहे हैं, तो जो वस्तु को बल की दिशा में यस दूरी तक विस्थापित कर देता है, उस यस दूरी तक हम अगर बल लगाए हैं और यस दूरी तक विस्थापित कर देता है, तब उस हिसाब से परिभाषा क्या बनती है? बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य की परिभाषा बताइए, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है, वस्तु पर लगाए गए बल तथा वस्तु द्वारा हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर अगर बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु पर अगर मान के चलिए हमने इस स्टिक पर बल लगाया और हम क्या कर रहे हैं कि इस छड़ी पर बल लगा रहे हैं और बल लगा रहे हैं, तो इस वस्तु पर बल लगाने के बाद इसमें विस्थापन हो रहा है, तो इस पर कार्य हो रहा है। लेकिन अगर हम बल लगाएं और इस पर कोई विस्थापन नहीं होगा तो इस पर कार्य भी नहीं होगा। और बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। बल अगर आप लगा रहे हैं जिस दिशा में, उधर ही विस्थापन होना चाहिए। तो कार्य किसे कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उस वस्तु द्वारा हुए बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक, समीकरण 1 से कार्य के मात्रक के हिसाब से बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि कार्य बराबर न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को हम किसमें डिनोट करते हैं? जूल में। अतः यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, आपसे कभी कभी परिभाषा पूछ देता है कि 1 जूल की परिभाषा बताइए, 1 जूल की परिभाषा बताइए, तो आप लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु की बल की दिशा में 1 मीटर अगर विस्थापन किया जाए तो वहां पर 1 जूल कार्य होगा। आपने बल को भी 1 कर दिया, अब विस्थापन को भी 1 कर दिया, तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही ना आएगा, तो जूल भी 1 हो गया। यानी 1 जूल की परिभाषा क्या हो गई? 1 जूल की परिभाषा यह हो गई कि किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर अगर हम 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और उसमें विस्थापन 1 मीटर हो रहा है, तो वहां पर 1 जूल कार्य होगा। बल द्वारा किए गए कार्य की माप, अगर कोई बल कार्य करता है तो उसकी माप कैसे करेंगे? गणितीय रूप में कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अभी हम लोगों ने यह बात की है, यानी W बराबर F इंटू D। आप यहां ध्यान देंगे, कई किताबों में विस्थापन को यस से डिनोट करता है और नहीं तो D से डिनोट करता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ यस से डिनोट किया है और यहाँ D से डिनोट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। D का मतलब आप F इंटू यस ही लीजिए और नहीं तो D लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप D ले लीजिए, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, आपको अच्छे से समझ में आएगा। D फॉर डिस्टेंस से लेना देना है नहीं है, या डिस्प्लेसमेंट से है। यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में नहीं होता है, अगर वस्तु को हम बल लगाएं और बल की दिशा में विस्थापन नहीं होगा, तो वस्तु अगर इस हिसाब में क्या होगा कि माना वस्तु पर लगाया गया बल F है, एक वस्तु है उस पर लगाया गया बल F है, तो इसमें वस्तु के D में विस्थापन होता है, तो बल की दिशा तथा विस्थापन में बना कोण थीटा होगा। तो ये आपका अगर थीटा है, तो हम वस्तु विस्थापित कर रहे हैं और विस्थापित करते समय हमारे इनके बीच में बना ये जो एंगल है वो आपका थीटा है। तो यह 3 टर्म है, हमारा बल लग रहा है यहाँ पर, हमारा आधार के हिसाब से F cos थीटा और
लंब के हिसाब से हमारा टर्म होगा एफ साइन थीटा। तो बल द्वारा किया गया कार्य एफ इंटू डी कास थीटा होगा। तब जब वस्तु पर बल लगाएं और विस्थापन में आपका कोण सम आता हो, अगर वह विस्थापन रेखीय नहीं हो, तब आप वही कार्य की परिभाषा क्या लिख देंगे, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ इंटू डी कास थीटा। थीटा कब लिखेंगे, जब किसी एंगल पर कार्य किया जा रहा है। कोई वस्तु जिनमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। अगर मान लीजिए मेरे अंदर ऊर्जा है तो मैं दूसरे वस्तु पर बल लगा सकता हूं, जैसे इस बोर्ड पर लगा रहा हूं। जब ऐसा होता है तो उस ऊर्जा जो पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है, और मैं जब बल लगा रहा हूं तो मेरी एनर्जी दूसरे वस्तु में चली जा रही है। दूसरी वस्तु क्योंकि खुद कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है, इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार की यह गति में आ सकती है। मान के चलिए कि अगर मैंने क्या किया कि इस मार्कर रुका हुआ है और मैंने ऊर्जा लगा करके इसे अपनी एनर्जी दे दी, तो जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी, इसने एनर्जी ग्रहण कर ली और ये गति में आ सकता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिनमें ऊर्जा है वह क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। जिस भी वस्तु में अगर ऊर्जा है तो वह कार्य कर सकती है, यानी कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जितनी आपके अंदर क्षमता है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक, चूंकि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है, अतः ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है, और कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, और एक बात याद रखिए, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, ऊर्जा विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती है। कुछ मुख्य प्रकार की ऊर्जाएं निम्नलिखित हैं। पहली है यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में अपनी गति के कारण अथवा अपनी स्थिति के कारण कार्य करने की जो जितनी क्षमता होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए फेंके गए पत्थर में, चाबी भरी स्प्रिंग में, खींचे हुए कमान में कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। जैसे अगर हम चाबी भर देते हैं तो चाबी भरने के बाद वो वाहन क्या होती है, अपने आप चलने लगती है। अगर हमने तीर से कमान खींचा है तो जैसे ही हमने कमान खींचा, तीर नॉर्मल था तो कहीं तीर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने कमान खींचा वो तीर में यांत्रिक ऊर्जा आ गई और वो बहुत दूर तक जाती है। दूसरी ऊर्जा की बात करते हैं, प्रकाश ऊर्जा की। यह ऊर्जा वह रूप है जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है, हमारी सहायता करती है। ध्वनि ऊर्जा की बात करते हैं। यह ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न होती है, हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न होती है, और वास्तव में हम ध्वनि ऊर्जा को माध्यम कणों की कंपन ऊर्जा के रूप में मेजर करते हैं। हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न होती है तो हम ध्वनि ऊर्जा से सुनते हैं। प्रकाश ऊर्जा से हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न होती है तो हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब बात करते हैं तापीय ऊर्जा की। ताप के कारण वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा की, रासायनिक अभिक्रिया से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा एक तरह से हम ऐसे कह लें कि जब भी आप चूने को पानी में घोलते हैं तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है, वो गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया के स्वरूप प्राप्त ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को क्या ऊर्जा कहा जाता है, सौर ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा किसे कही जाती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा होती है, चलती हुई कार की गतिज ऊर्जा होती है, तो ये सारे हमारे गतिज ऊर्जा है। K बराबर 1/2 mv²। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसके विषय में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, और उस पर कार्य करने वाला बल जो है F है, और उसमें विस्थापन तय हुआ दूरी जो है s है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, और बल बराबर F मास गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो क्या F के जगह हम m में नहीं लिख सकते हैं, F के जगह m में लिख सकते हैं, क्योंकि m में बराबर F होता है, तो m में इंटू s। गति के तृतीय समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as, तो 2as बराबर v² माइनस u², 2 को इधर भेज देंगे तो as बराबर बाई 2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि v² बाई 2 माइनस u², क्योंकि आपका
भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं भी स्क्वायर बट्टा 2 और माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2। W बराबर यम इंटू और एस, एस का मतलब यहाँ टर्म यम इंटू ए बनाने के लिए टर्म से है, तो यहाँ W बराबर यम इंटू यम के टर्म में लिया गया है, तो एस, यहाँ ध्यान दीजिए एस के जगह एस के जगह आपने क्या पुट किया, एस बराबर क्या है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 यानी W बराबर 1/2 यम भी स्क्वायर माइनस 1/2 यम यू स्क्वायर। तो आपका फार्मूला आता है W बराबर 1/2, आपने फार्मूला प्राप्त किया W यानी कार्य बराबर 1/2 यम ब्रैकेट में भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। हमने कल पढ़ा गतिज ऊर्जा और आज बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा पर आधारित कुछ प्रश्न है। कहा है 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गणना कीजिए। वस्तु के गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो गतिज ऊर्जा है, तो इसके लिए हमारा द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान आपका कितना है, द्रव्यमान स्मॉल एम से दिखाते हैं, आप कैपिटल एम या स्मॉल एम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। वो है 0.25 kg। आपका वस्तु का वेग यानी भी दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा बराबर आप क्या सूत्र जानते हैं, गतिज ऊर्जा E के काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 यम भी स्क्वायर, 1/2 यम के जगह आपका 0.25 है और भी स्क्वायर के जगह 2 यानी 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 दूना 50 होता है, यानी अगर हमने लिखा तो ये 0.50 क्या जूल आएगा, यानी 0.5 जूल गतिज ऊर्जा होगी। अब एक और प्रश्न आपका दिया है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर बल लगाने पर उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो बल द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। तो हमारे कार्य ऊर्जा प्रमेय में हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु के द्रव्यमान की। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान आपका है स्मॉल एम बराबर 40 किलोग्राम। अब उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो उसका वेग यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग आप वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी स्मॉल यू आपका कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग कितना दे रखा है, स्मॉल भी बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। तो आप कार्य ऊर्जा प्रमेय में जब जाएंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो वहां पर आपने क्या सूत्र पढ़ा था, कार्य ऊर्जा प्रमेय से आपने सूत्र पढ़ा है कि 1W या जो कार्य ऊर्जा का जो टर्म है W बराबर 1/2 यम भी स्क्वायर माइनस 1/2 यम यू
स्क्वायर। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे 1/2 यम के जगह आपकी यम की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 और v स्क्वायर के जगह 2 का स्क्वायर v 2 है यानी 4 माइनस 1/2 इंटू 40 और u स्क्वायर यानी 5 है यानी 25। 2 से 40 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 40 20 टाइम्स में 24 जा 80 हो जाएगा और ये आपका जो है 20, तो ये आपका 20 और 4 तो 25 2 जा 50 हो जाएगा, 500 हो जाएगा यानी 400 माइनस में 420 जूल वर्क होगा। यानी ये माइनस होने का यह मतलब है कि आपका कार्य ऋणात्मक जाने का यह सेंस है कि कार्य जो है बल जो है वो किस दिशा में लग रही है, वो कार्य भी विपरीत दिशा में किया जा रहा है, बल के विपरीत दिशा में वर्क किया जा रहा है और आपका वेग घट रहा है। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा किसे कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास के कारण जो भी प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कहने का यह मतलब है कि आपने देखा कि आप ये नॉर्मल टर्म लिए हुए हैं और अगर आपकी स्थितिज ऊर्जा, इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा इसके अंदर आएगी उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ये एक नॉर्मल सा वस्तु है और इसके कारण इसमें जो एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा है। उसकी स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा है उसके अंदर वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की अगर स्थितिज ऊर्जा आपको पता करनी है कि मान लीजिए एक हाइट पर कोई वस्तु है और उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, मान लीजिए मार्कर ही हमने रखा है, तो पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु से उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता निहित होती है वह उस स्थिति में उस वस्तु की क्या कहलाती है? गुरुत्वीय स्थितिज कहलाती है। इसे ईपी से प्रदर्शित करते हैं या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वास्तव में इस परिभाषा के अनुसार किसी पिंड का किसी स्थिति में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस पिंड को पृथ्वी तल से उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करने के लिए वह उसको अपनी स्थिति में लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा और जब बल लगेगा तो कार्य होगा और बल लगेगा तो कार्य होगा और विस्थापन भी हो रहा है। विस्थापन क्यों होगा? क्योंकि वह एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर है। मान लिया हमारा एक वस्तु यम है जो कि h डिस्टेंस पर है और वो यहां पर आ रही है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जानते हैं W बराबर F इंटू S, बल गुणे विस्थापन होता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्य तो कार्य ही है। अब बल हमारा जो है, एक बल जो है हमारा गुरुत्वीय स्थिति के लिए लग रहा है, तो वहां हमारा फार्मूला F इक्वल टू M हो जाएगा और यस डिस्प्लेसमेंट कितनी है, किस हाइट पर है, तो h हाइट पर है। तो बल बराबर आपका कार्य बराबर mg h हो जाएगा। और जो कि जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता जो होती है, जिस भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा होती है। तो इसकी स्थिति के कारण अगर जो क्षमता है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा है। इसीलिए हम इस W को EP लिख देते हैं। P फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल मानी स्थितिज, E फॉर एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जहां m क्या है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है। मान लीजिए ये मार्कर है तो मार्कर का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। g क्या है, ग्रेविटी है, पृथ्वी की अपनी एक ग्रेविटी है, उसका मान तो फिक्स है जैसा कि आप जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और नहीं तो आप 9.8 10 भी इसको एज्यूम कर सकते हैं। और h क्या है, आप इसे जिस हाइट पर ले जाएंगे वो हाइट है। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पर अगर किसी वस्तु का निकालना है तो आप फार्मूला रखेंगे EP इज इक्वल टू mgh। ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। जैसे ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु में, अगर कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है तो वह वस्तु पहले स्थिर अवस्था में रहती है और जब फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में से जब वो अपनी चेंज करती है तो अंतिम अवस्था में आती है तो वो किस में रहती है, गति में रहती है। मान के चलिए कि आपके पास ये डस्टर है और मैंने उसे एक ऊंचाई पर रखा है, तो यह अभी स्थिति में है, रुकी हुई है, तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। और जैसे ही हमने इसको छोड़ा इसके अंदर क्या आ गई,
गतिज ऊर्जा। और फिर अगर तो ये प्रारंभिक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा में थी और फिर गतिज ऊर्जा में आ गई, और अंततः फिर वो जब जमीन पर जाएगी तो फिर किस में चली जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में। यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई और गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। सरल लोलक के दोलन में भी यही होता है कि स्थितिज ऊर्जा जब रुकी हुई होती है तो स्थितिज ऊर्जा महत्तम पर होती है, और जब वह दोलन कर रहा होता है तो गतिज ऊर्जा निम्नतम पर होती है। जैसे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया कि हमने लोलक को लिया और यहां तक ले आए और यहाँ पर हमने उसको रोक रखा। हमने कैसे लोलक लिया और यहाँ पर हमने रोक दिया, तो यहाँ रुकी हुई है तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? मैक्सिमम है, क्योंकि वह रुकी हुई है। और जैसे ही हमने छोड़ा वो पूरी स्पीड से आएगी और बीच वाले पोर्शन पर यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? महत्तम हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और फिर वापस गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इसका होता रहेगा। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि पुनः वो अपने स्थितिज ऊर्जा में चली जाएगी। उष्मीय पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में होता है कि रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदलती है और फिर उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। जल विद्युत पावर स्टेशन में क्या होता है? जल विद्युत पावर स्टेशन में हमारे पास होता है ये स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा पानी रुकी हुई है, डैम में क्या किया जाता है? डैम बना करके पानी रोक दिया जाता है, तो वहां पे हुई स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पुनः जब डैम से पानी ऊपर से बहुत ऊंचाई से जब नीचे की तरफ डैम से पानी छोड़ा जाता है तो वो हो गई गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा आकर के टरबाइन पर गिरती है तो टरबाइन क्या करता है? घूमने लगता है, और जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन का मोटर घूमता है। अब वो गतिज ऊर्जा जब मोटर घूमता है तो मोटर से हमें क्या मिलती है? बिजली मिलती है, और वो बदल जाती है फिर किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ऐसे ही विद्युत हीटर की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर उसके तार गर्म होकर के क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हीटर का तार गर्म होकर चमकने लगता है कि नहीं चमकने लगता है? अर्थात उस हमारे पास बिजली थी, विद्युत ऊर्जा हमने दिया, विद्युत ऊर्जा किसमें बदली? उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। जो हीटर होता है उसमें से उष्मा भी निकलती है और लाइट भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है। तो ये देखिए ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप आपस में क्या है? परिवर्तनीय है। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत बल्ब में, जब विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब का फिलामेंट गर्म होकर के क्या होता है? चमकने लगता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा फिर उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो देखिए बिजली का बल्ब जैसे अभी यहाँ चल रहा है तो वहां पर विद्युत ऊर्जा गई है तो वो किस में बदली है? प्रकाश ऊर्जा में, और प्रकाश ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल गई है। बिजली के पंखे व मिक्सी आदि में इनमें धारा प्रवाहित करने पर ये घूमने लगते हैं। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा गई और विद्युत ऊर्जा के बाद वो कहां चली गई? यांत्रिक ऊर्जा में। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है और रासायनिक ऊर्जा फिर किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। और फिर विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम चाहे प्रकाश ऊर्जा में करें चाहे आप यांत्रिक ऊर्जा में करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा दोनों देती है। प्रकाश भी मोमबत्ती से मिलता है और उष्मा भी मोमबत्ती से मिलती है। डायनामो में आर्मेचर के घूमने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार आर्मेचर की गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल में सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यानी सौर ऊर्जा किसमें बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा आती है और फिर वो किसमें बदल जाती है? अरे नहीं, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। वो ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, वो ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है जो विद्युत ऊर्जा होती है। हमारी ध्वनि आती है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा में बदलता है और फिर विद्युत ऊर्जा वापस उसे ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन लाउड स्पीकर के विपरीत काम करता है, अर्थात ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन का काम कुछ ऐसा ही होता है। वो क्या करता है कि हम कोई बात बोलते हैं तो माइक्रोफोन रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल के अगले को सुनाता है, जो अगला हेडफोन लगाया है या माइक्रोफोन लगाया है। बंदूक से छूटी गोली में
बंदूक से जब गोली छूटती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है तथा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। यह तीनों के तीनों ऊर्जा के टर्म थे। तो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तनीय है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसके विषय में हम लोगों ने पीछे भी बात किया है कि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। इससे बहुत सारे हमने टर्म को देखा। अब उसमें बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। अनेक निकायों में गतिज, ध्यान रखिएगा ये ज बनाने का थोड़ा सा थी है, ये ज थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ये र नहीं है ग है, तो ये बाकी सब टर्म वही है। निकायों में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, परंतु उनका क्षण योग नियत रहता है। यही आंतरिक संरक्षण का क्या है? नियम है। यानी गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो हमेशा एक नियत होता है, एक नियतांक होता है, ये फिक्स होता है। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। कुछ वस्तुएं अपनी स्थिति अथवा विकृति के कारण, कुछ वस्तुएं जो होती हैं उनकी विकृत अवस्था जो होती है, आपकी विकृत अवस्था के कारण भी कार्य कर सकती हैं, उनकी विकृत अवस्था के कारण। अतः वस्तुओं में उसकी स्थिति में अवस्था के कारण जो ऊर्जा संचित रहती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे अगर हम बात करें तो स्पेन को, ये स्पेन के अंदर अपनी स्थितिज ऊर्जा है, और अगर मैंने ऐसे किया तो देखिए वो अभी शेप में परिवर्तन करने की कोशिश किया, इसके अंदर एनर्जी आ गई। तो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा है जो कि हर वस्तुओं में उसकी स्थिति के कारण होती है। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, और भी बहुत सारे ऊर्जाएं हैं। इन 6 के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप। इसके विषय में हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि यदि किसी वस्तु को एक ऊंचाई पर ले जाएं तो उसके वस्तु का भार तथा उसकी ऊंचाई के बीच का जो गुणांक होता है उसे ही हम गुणनफल होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु को हम एक ऊंचाई पर ले जाएं और वस्तु पर ले ऊंचाई के कारण इसके अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, इसके विषय में हम लोगों ने पीछे भी बात किया है और इस समय भी चूंकि स्थितिज ऊर्जा के साथ है तो इस वक्त भी बात करेंगे।